देखिए, दोनों तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं का ये दबाव था कि दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि दोनों को विचार ऑलमोस्ट एक ही थे। जो पवार साहब का विचार था वही अजीत दादा लेके एनडीए सरकार में चल रहे थे। शायद अजीत दादा अगर हयात होते तो मुझे लगता है, जैसा कि पवार साहब ने कहा है, 12 फरवरी को जो है दोनों के मर्जर होने का ऐलान हो सकता था। ये जो बातचीत चल रही थी, ये बहुत गोपनीय बातचीत चल रही थी। अब मुझे शंका है परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार में जो है सुनेत्रा पवार आज सीएम का शपथ ग्रहण कर रही हैं। अब ये सारा फैसला जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, और विशेष तौर से सुनेत्रा पवार के हाथ में है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेती हैं। बीजेपी को बहुत अछूत मानकर आप बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब वो सत्ता के अंदर जा चुकी है। तो विकास में अगर आपको सहभागी होना है तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाकर विकास किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई गैर मामूली बात नहीं लगती। सारे लोग बैठ के इसको तय करते हैं कि सरकार के अंदर रह के विकास की बात करना है या सरकार के बाहर जाना है, और इसी एक बात को लेके दोनों पार्टियां अलग हुई थी। लेकिन समय के चलते अगर सत्ता में एनडीए में जाकर लोगों का भला करना हो तो किया जा सकता है। हम अपने एजेंडे पे कायम रह सकते हैं, बीजेपी अपने एजेंडे पे कायम रह सकती है। जिस तरह अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत के अंदर एक भूचाल सा आ गया, उसके बाद शरद पवार ने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और भूचाल कर दिया, जिसके अंदर सुमित्रा पवार वो आज डिप्टी सीएम बनने वाली है। शाम में 5 बजे तक का उनको डिप्टी सीएम की ओथ ले ली जाएगी, लेकिन शरद पवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने शरद पवार ने साफ तौर पे ये भी कहा कि आने वाली 12 तारीख को दोनों ही पार्टी का जो है विलय होने वाला था, मतलब चाचा भतीजा जो थे दोनों साथ आने वाले थे। लेकिन अजित पवार के जाने के बाद उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एनसीपी अजित पवार के गठ के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए जो है इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा वो चल रही थी, लेकिन शरद पवार गुट के तमाम जो नेता है उनका यह कहना है कि यह चर्चा जो है चाचा भतीजे की वो चल रही थी। हमारे साथ नेशनल स्पोक पर्सन नसीम सिद्दीकी मौजूद है, जो शरद पवार गठ से। क्या शरद पवार जी और अजित पवार के बीच में कोई गठबंधन की बातचीत शुरू थी? देखिए, दोनों तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं का ये दबाव था कि दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि दोनों को विचार ऑलमोस्ट एक ही थे। भले अजीत दादा एनडीए में जो है वो सरकार में शामिल थे, सरकार चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सेकुलरिज्म का दामन नहीं छोड़ा। हमेशा हर इशू पे अजीत दादा अक़लियतों के साथ खड़े थे, पिछड़ों के साथ खड़े थे, दलितों के साथ खड़े थे। तो विचार दोनों को एक ही थे। जो पवार साहब का विचार था वही अजीत दादा लेके एनडीए सरकार में चल रहे थे। इसलिए दोनों तरफ के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना था कि किसी विषय पे मतभेद के कारण पार्टी अलग हुई है, और अलग अलग रहने से दोनों को नुकसान हो रहा है, सेकुलरिज्म को नुकसान हो रहा है। इसलिए जो है दोनों पार्टियों को एक आना चाहिए। तो दबाव दोनों तरफ से था, और बातचीत दोनों के एक होने की चल रही थी। शायद अजीत दादा अगर हयात होते तो मुझे लगता है, जैसा कि पवार साहब ने कहा है, 12 फरवरी को जो है दोनों के मर्जर होने का ऐलान हो सकता है। आपकी आइडियोलॉजी जो थी, शरद पवार अगर अलाइन दोनों चाचा भतीजे को साथ आना था, अगर आपको एनडीए में ही जाना था, तो पवार साहब ने जब शपथ ग्रहण हुआ तो उस टाइम पे अलग स्टैंड क्यों लिया? दो पार्टी भाग क्यों बना? या अजीत पवार क्या गठबंधन जो है वो छोड़ने वाले थे, एनडीए का वो बाहर आने वाले थे, ऐसी कोई चर्चा हुई थी? देखिए, पवार साहब इस देश के एक बड़े सेकुलर नेता रहे हैं, एक सेकुलर चेहरा रहा है। अगर पवार साहब सत्ता के साथ सहभागी होते तो मुझे लगता है कि आज सुप्रिया सुळे जो है वो केंद्र में एक बहुत मजबूत और पावरफुल मिनिस्टर बन सकती थी। पवार साहब ने कभी परिवार को तरजीह नहीं दिया, उन्होंने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। इस देश के सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने में पवार साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यही कारण था अजित पवार और उनके बाकी वरिष्ठ साथियों ने सरकार में जाने का फैसला लिया तो पवार साहब इससे सहमत नहीं हुए, और पार्टी के दो टुकड़े हुए, और पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास करने वाले लोग उनके साथ खड़े रहे और अलग रहे। जिस तरीके से एनसीपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलएस के बयान आ रहे हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई गठबंधन की बात नहीं हुई थी, 12 तारीख के अनाउंसमेंट की कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, अगर छगन भुजबल से ये सवाल पूछा गया तो छगन भुजबल कहते हैं कि मैं बहुत छोटा नेता हूँ, मेरे साथ कहाँ डिस्कशन हुआ होगा मुझे नहीं पता। तो क्या लगता है कि पवार साहब ने जो 12 तारीख का गेन किया है, उनकी चर्चा किन के साथ हुई होगी या किन से बात हुई होगी, और क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें हो सकती है?
देखिए, ये जो बातचीत चल रही थी, ये बहुत गोपनीय बातचीत चल रही थी। पहले परिवार के अंदर थी और पार्टी के कुछ विशिष्ट नेताओं के साथ ही ये बातचीत अजित दादा और पवार साहब की चल रही थी। और इसमें इसको पार्टी के स्तर पे चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन एक है कि अगर दोनों पार्टियों का मर्जर करना होता, तो दोनों पार्टियों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रकार के प्रस्ताव लाने होते, उनकी सहमति लेनी पड़ती। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक ये बात किसी भी पार्टी, ना उनकी पार्टी में और ना हमारी पार्टी में, मैं खुद जो है पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रकार का कभी कोई प्रस्ताव नहीं आया था। लेकिन चूंकि इनिशियल चर्चा पवार साहब की और अजित दादा की हो रही थी, कुछ नेताओं के साथ, दोनों पक्षों के नेताओं के साथ, उधर से अजित दादा थे और हमारी पार्टी की तरफ से दो चार और लोग थे, तो ये बात बहुत जल्द ही, अभी समय था और समय आने पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी चर्चा होगी, इस प्रकार का प्रस्ताव पास होता। लेकिन अब मुझे शंका है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार में जो है सुनेत्राताई पवार आज शाम को 5 बजे डीसीएम का जो है वो शपथ ग्रहण कर रही हैं। अब ये सारा फैसला जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में है और विशेष तौर से सुनेत्राताई पवार के हाथ में है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेती हैं। यदि वो चाहेंगी तो दोनों पार्टियां एक होंगी, यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो ये मामला थोड़ा अधर में लटक सकता है। शरद पवार की राजनीति देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ बातें करें। जब दोनों का अलायंस होता तो क्या शरद पवार दिल्ली की सरकार के अंदर साथ में वो बैठते? अजित पवार की बात करें तो अजित पवार के अंदर भी जो बयानबाजी इलेक्शन के दौरान देखी गई, 70,000 करोड़ का मामला हो, या उन्होंने 2 हफ्ता पहले ही कहा था कि जो जल घोटाला है उसकी फाइल जो मेरे पास रखी है बीजेपी वालों की, आने वाले वक्त में वो भी खुल सकती है। तो क्या लगता है कि अजित पवार जो है वो सरकार से बाहर आते या शरद पवार जो है वो सरकार के अंदर जाते? देखिए, ये तो एक बार मर्जर होने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है और सारे लोग बैठ के इसको तय करते हैं कि सरकार के अंदर रह के विकास की बात करना है या सरकार के बाहर जाना है। इस पर कोई निश्चित फैसला जो है मर्जर के पहले नहीं हो सकता था। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि पवार साहब हमेशा एक सेकुलर चेहरा पवार साहब का रहा है। अगर वो सत्ता में उनको कोई इंटरेस्ट होता तो बहुत पहले ही ये वो निर्णय ले लेते, इसके पहले भी निर्णय हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि, और इसी एक बात को लेके दोनों पार्टियां अलग हुई थी, लेकिन समय के चलते अगर सत्ता में एनडीए में जाकर लोगों का भला करना हो तो किया जा सकता है। हम अपने एजेंडे पे कायम रह सकते हैं, बीजेपी अपने एजेंडे पे कायम रह सकती है। बहुत बार ऐसी सरकारें चली हैं जहां अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, भाजपा की मदद से हुए थे। वो एक बेहतरीन सेकुलर नेता थे, मंडल कमीशन के लाने वाले जनक वही थे। तो ये कोई धारणा जो है अब वो तोड़नी पड़ेगी कि बीजेपी को बहुत अछूत मानकर आप बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब वो सत्ता के अंदर जा चुकी है। तो विकास में अगर आपको सहभागी होना है तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाकर विकास किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई गैर मामूली बात नहीं लगती है। जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता एक एमएलए को जिताते हैं और उसके बाद वो जो है अलायंस पे दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो कार्यकर्ता जो है एक सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देती है, लेकिन अलायंस जो है बाद में देखा जाता है कि गठबंधन जो है दूसरे के साथ हो गया। देखिए, जब लोग वोट देते हैं तो उनकी उम्मीद ये होती है कि उनके इलाके का विकास हो, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, और इन चीज़ों के हल के लिए अगर आप किसी प्रकार का गठबंधन करते हैं और जनता की जो भावनाएं हैं उसकी कद्र करते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लालच के लिए या किसी और बात के लिए, पैसे की लालच और सत्ता की लालच के लिए अगर इस प्रकार आप दल बदल करते हैं तो ये ज़रूर वोटरों के साथ जो है एक तरीके से नाइंसाफ़ी है। अजित पवार का इस दुनिया पे जाने के बाद कितना नुकसान हुआ महाराष्ट्र का या एनसीपी पार्टी का और परिवार का? बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा के जाने के बाद जो है आप उनकी कमी को जल्दी नहीं भरा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसे निडर नेता थे जो एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन सेकुलरिज्म के मुद्दे पे, अक़लियतों के मुद्दे पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनके जाने से पवार परिवार का नुकसान तो है ही है, महाराष्ट्र का नुकसान है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जो अक़लियतें हैं, पिछड़े हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। अब देख रहा होगा कि आने वाले वक्त में एनसीपी का क्या मुस्तकबिल
होता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।